भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं। इस धरती के मालिक है तो मालिक अपना रूप दिखाएगा। क्या एक शिक्षा मंत्री होने के नाते वह अपनी पद का निर्वहन सही से कर पा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ चिखली के यूथ लीडर धनराज जी भमात पधारे हैं। इनसे हम शिक्षा मंत्री की जो मदन दिलावर है उनके कुछ विवादित बयान हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, आपको भी जोहार। धन्यवाद आपका भी। मेरा परिचय है, मेरा नाम धनराज भमात है। मैं आदिवासी परिवार का सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं चिखली ब्लॉक और 84 विधानसभा से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना परिचय बताया। सर, देखा जाए जैसे कि अभी फ़िलहाल शिक्षा मंत्री है राजस्थान के मदन दिलावर, उन्होंने आदिवासियों के प्रति कुछ अभद्र टिप्पणियां की है या कुछ ऐसा बोला है जिनमें आदिवासियों के प्रति काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? अभी हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि राजस्थान हो चाहे देश हो, देश भर में जितने भी आदिवासी है उनके लिए एक सवाल खड़ा किया है कि क्या आदिवासी वास्तव में आदिवासी है, इसकी पहचान के लिए डीएनए कराए। इसको लेकर एक बयान दिया है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, ये एक तो बयान संवैधानिक तौर पर ये बिल्कुल गलत है। एक सबसे पहले एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, प्रदेश की शिक्षा की जिम्मेवारी उनके हाथ पर है और वही व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे सवाल या बयान करता है कि राजस्थान के आदिवासियों को और देश के आदिवासियों को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो इनका आधार क्या है? पहली बात तो किस आधार पर हमें टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं? हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी उस समय जहाँ पे इस धरती पे कोई नहीं था उस वक्त से यहाँ पर रह रहा है। तो इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने उसके जजमेंट ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और हमारे रीति रिवाज, पूजा पद्धति, जो हमारी जो व्यवस्था है, पुरखाई व्यवस्था है, उन सारी जो हिंदू व्यवस्था है उससे हमारी अलग है। हमारी अपनी अलग व्यवस्था है, उसके आधार पर ही हम आदिवासी हैं, ना कि हम हिंदू हैं। तो जिस तरह से उन्होंने हमसे सवाल किया है, तो सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये विवादित बयान दिया है तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों ने अपने अपने ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया था, तो इसके प्रति आप कैसे देखते हो? देखो, जिस तरह से हम आदिवासियों की जो आत्मसम्मान, मान सम्मान और स्वाभिमान पे सवाल किया है, हमारी मूल पहचान पे सवाल किया है, तो उसको लेकर पूरे देश का आदिवासी आक्रोशित है। आदिवासियों में रोष है। वो अपने स्वाभिमान और अपने मूल पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई लड़ रहा है और हमारे सवाल आ जाता है हमारे स्वाभिमान पे, हमारे अस्तित्व पे सवाल आ जाता है, हमारी पहचान पे सवाल आ जाता है। तो उस समय हमारा खून खुलने लगता है और हम इस देश के मालिक हैं और कोई आके हमें ये पूछता है कि आप आदिवासी हो, आप डीएनए टेस्ट करके साबित करो, तो क्या हम इस देश के मालिक हैं? और हमसे ही सवाल किया जा रहा है। तो इसको लेकर पूरे देश का आदिवासी आक्रोशित है और इसी को लेकर जिस दिन से बयान दिया उसी दिन से लेकर आज तक देश भर में कोने कोने में, प्रत्येक ब्लॉक पे, प्रत्येक जिला पे, हर मुख्यालय पे मदन दिलावर के नाम से पुतले जलाए गए हैं, ज्ञापन भी दिया है और देश और प्रदेश की सरकार को हरकत में आने का एक संकेत दिया है। और इसी संकेत के साथ में हमें एक बोला है कि मदन दिलावर एक जिम्मेदार पद पे बैठा आदमी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उस पद पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और संपूर्ण आदिवासी समाज पे, समुदाय से माफ़ी मांगे। और ऐसे अनगल बयान देने वाले, विवादित बयान देने वाले, देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाले मंत्रियों को यहाँ पे शासन प्रशासन में और संवैधानिक पद पे नहीं रहना चाहिए। तो देश की, प्रदेश की जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, उस सरकार को एक्शन लेना है। अगर वो सरकार चाहती है प्रदेश में सामाजिक एकता, प्रदेश में एकता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे और एक सामंजस्य बनाना चाहती है ये सरकार, तो जिम्मेदारी ले और ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटावे। आपका कहना है कि हमने देश भर के अलग अलग ब्लॉक स्तर पे, जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए, तो क्या सरकार के प्रति इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी आपको? हमें आक्रोश था, रोष था, उसको लेकर हमारे प्रदेश के और देश भर के आदिवासियों ने एक विरोध जताया है और उसी को लेकर और सरकार को चेताया है
सरकार समय रहते इस मदन दिलावर मंत्री पे एक्शन नहीं लेती है, उनको पद से नहीं हटाती है और उनके खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई और आदिवासी समुदाय को सम्मान, आत्मसम्मान और मान सम्मान नहीं दिलाती है, तो आने वाले समय में ये पूरा आदिवासी समुदाय इस देश का मालिक है, मूल मालिक है, इस प्रकृति का मालिक, प्रकृति पूजक है हम लोग, इस धरती के मालिक है, तो मालिक अपना रूप दिखाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का क्या ऐसी राजनीतिक बातों पे हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात तो आपने एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल किया अभी आपने, कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री है, तो सबसे पहले उस शिक्षा मंत्री को संविधान पढ़ने की ज़रूरत है और संविधान पढ़ने के बाद में जब वो मंत्री बने, मंत्री पद की जो शपथ ली, उस समय इन्होंने क्या बोला था, शपथ लेते हुए उस चीज़ को उनको याद करना चाहिए। अगर वही चीज़ वो याद करते हैं तो आज इस तरह से ऐसा बयान नहीं दे पाते। तो मैं कहना चाहूँगा उस पर कि शिक्षा मंत्री गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। शिक्षा मंत्री का फ़र्ज़ में नैतिक जिम्मेदारी बनती है और फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने क्षेत्र में काम करे। भाई शिक्षा मंत्री अपना काम करे, राज्य मंत्री अपना काम करे, विद्युत मंत्री अपना काम करे, यानी कि सब मंत्री को अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे हैं। तो फिर शिक्षा मंत्री को शिक्षा में काम करना चाहिए था, न कि धार्मिक मामलों में जाना चाहिए था। तो ये कहीं न कहीं ये आदमी अपनी दिशा भटक चुका है, ऐसा कहे कि हम अपना संतुलन खो बैठे हैं। तो यहाँ तो फिर इनको जबरन ये पद सौंपा गया है, वो जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को उस पद पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शिक्षा मंत्री है, अगर शिक्षा पे ध्यान देंगे तो इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर और प्रदेश की, हमारा राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था जो है वो उसके बदतर हाल हैं। अच्छा, मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो एक शिक्षा मंत्री को किस क्षेत्र पर जोर देना चाहिए, या फिर उनके नैतिक जो कार्य होते हैं या फिर मूल कर्तव्य होते हैं वह किस आधार पर होने चाहिए? शिक्षा मंत्री का नैतिक कार्य है प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को संपन्न बनाए, सुदृढ़ बनाए और एक वैकल्पिक शिक्षा, एक तार्किक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा आम विद्यार्थी तक, आम नागरिक तक पहुंचावें। और शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करें और उसमें भौतिक सुख सुविधाओं की सुव्यवस्था करें और इसमें शिक्षण कराने वाले शिक्षकों की भर्ती कराएं। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करें। आज सीनियर स्कूल देख लो, जहाँ पे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या देश की शिक्षा नीति कहती है कि प्रत्येक 20 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी स्कूल में रोल है 1000 का, 1000 का रोल है, 700 का रोल है, वहाँ पे मात्र 3 से 4 अध्यापक पढ़ा रहे हैं और वो भी उनके ऊपर भी इतनी जिम्मेदारी थोपी गई है कि वो पढ़ाए या फिर दूसरा काम करें। तो इसलिए शिक्षा मंत्री अगर सही अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही दफ्तर में अगर काम करेंगे तो ये जो अभाव है शिक्षा में, शैक्षणिक व्यवस्था का जो अभाव है, उन अभाव को दूर किया जा सकता है। लेकिन हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री को तो उस पर कुछ नहीं पड़ी है। वो तो धर्म का ठेका लेके बैठे हैं, कौन मुसलमान है, कौन कहाँ का, कौन आदिवासी है। यानी कि इनको ये, मुझे ऐसा लगता है कि इनको गलत जगह भेज दिया गया है। इनको पहली बात तो जिस विधानसभा से वो नॉमिनेट होकर आए हैं, शायद वहाँ की जनता से कोई इनको गलती हुई होगी, ऐसा मान सकते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए था, लेकिन गलती से ही सदन में आ गए हैं और सदन में आके वो अपना पुराना कहीं ना कहीं अपना काम नहीं भूल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं अपन। क्योंकि किसी व्यक्ति जिम्मेदार पद पे बैठा है, उस व्यक्ति को अपना पद का जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो हमारे प्रदेश की हर एक स्कूल खंडर है, अध्यापक पूरे नहीं हैं और कितने सालों से भर्तियाँ बंद पड़ी है, भर्तियाँ हो नहीं रही है। देश के युवा बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं। एक युवा पहली से लगाकर PhD तक की पढ़ाई करता है, पूरी ज़िंदगी उसमें झोंक देता है, उसके माँ बाप के पूरे खर्च, खेत गिरवी रखते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, मजदूरी करके इनको पढ़ाते हैं, पहली से लगाकर PhD तक कराते हैं। उसके बाद वही युवा, रोज़गार नहीं मिलता है उनको उचित और उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो वो युवा जाता है कड़िया काम करने जाता है, कहीं न कहीं मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए जाता है। तो ये नौबत क्यों आ रही है? तो मेरा ये सवाल है और मैं ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में आप अपना काम करिए और प्रदेश के जो युवा बेरोज़गार हैं उनको एक रोज़गार देने का, उनको शिक्षा, हमारे पास युवा बहुत सारे हैं, हम खुद सारे युवा बेरोज़गार हैं, कहीं न कहीं एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था को संपन्न कराने योग्य युवा इस प्रदेश में हैं।
लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी लेके इनको काम तो सौंपे, तो अपना काम तो वो सौंप पा नहीं रही है और हमें डीएनए की जांच कराने की बात कर रही है। तो सरकार का भजन लाल सरकार का मंत्री इस तरह की हरकत कर रहा है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम ऐसा मानते हैं कि सरकार पूरी जिम्मेवार है इसके लिए, और देश की सरकार भी हाल ही में उन्हीं की बनी है, तो वो सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री ने 3 साल पहले आदिवासियों के प्रति नक्सली बोला था, इनके ऊपर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हो? क्या वजूद रहा कि आदिवासियों को नक्सली बोला गया उन्होंने? देखो ये वही शिक्षा मंत्री है, आज शिक्षा मंत्री है, उस समय विधायक थे। उस समय भी इन्होंने एक बयान दिया था कि 3 साल, आज बयान दिया, ऐसा विवादित बयान उस समय दिया था कि आज इन्होंने हमें डीएनए की जांच कराने के लिए बोला है। और 3 साल पहले इसी मदन दिलावर जी ने बोला था कि जो दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी है एक नक्सलाइट है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है उन दिलावर जी से, मेरा सवाल है और उनके संबंधित व्यक्तियों से, मेरा जो ऐसे बयान देते हैं उनसे सबसे मेरा सवाल है कि नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद पनपा कैसे? उसका जवाब वो देंगे। और उस तरह से इन्होंने कहा था कि दक्षिण राजस्थान के युवा नक्सली है, उस क्षेत्र का पूरा नक्सलवाद है। तो उस समय जो युवा थे वो 1167 शिक्षक भर्ती का मामला था, तो एक तरफ पद खाली पड़े थे और पात्र विद्यार्थी भी थे। तो विद्यार्थी वही मांग कर रहे थे कि हम पद हमारे लिए खाली है और हम योग्य हैं, तो हमें इस पर नियुक्ति दो ताकि हम शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सकें और एक अच्छी हमारी सेवा देंगे तो हमारे क्षेत्र में कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ पाएगा। ये उनका मांग थी। तो उसको लेकर प्रदर्शन किए और धीरे धीरे प्रदर्शन इतना बढ़ता गया। उस समय कहीं न कहीं सरकार गैर जिम्मेदार रही, जो भी सरकार वर्तमान तात्कालिक सरकार जो थी वो गैर जिम्मेदार रही और गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने की वजह से ही विद्यार्थियों ने उग्र आंदोलन किया और विद्यार्थियों को उकसाने का काम कहीं न कहीं सरकार कर रहा है। अगर सरकार समय पे वो मांग मान लेती, वहाँ पे नियुक्ति दे देती, तो विद्यार्थी काकी डूंगरी जाते ही नहीं, कहीं न कहीं किसी स्कूल में अपनी शिक्षण व्यवस्था को अपनी सेवा देते होते, वहाँ डूंगरी पे जाके थोड़ी बैठते। तो वह कराने का काम कहीं न कहीं इस सरकार का हाथ था और सरकार चाहती थी कि कहीं न कहीं ऐसा उलझन पैदा हो। और उसी समय जब उलझन हो गई और कहीं न कहीं असामाजिक और कहीं न कहीं इनके बीच में ही सरकार का ही कोई न कोई रवैया था जिसकी वजह से ये उपद्रव हुआ, उसमें विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। लेकिन जब हमला आक्रोशित विद्यार्थी होता है तो कहीं न कहीं ऐसा हुआ है। तो उसको लेकर इसी मदन दिलावर जी जो है इन्होंने एक बयान दिया था कि दक्षिण राजस्थान का आदिवासी नक्सलाइट है। तो मेरा सबसे पहला इनसे सवाल है, तो पहले तो इस बात का जवाब देवे कि नक्सलाइट होता क्या है और नक्सलवाद किसे कहते हैं और नक्सलवाद क्यों पनपा, क्या है नक्सलाइट? हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा हक आप दे नहीं रहे हो और इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे थे, हम नक्सलवाद हो गए। हमारा हक हम मांग रहे हैं, हमको हमारा हक मिल नहीं रहा है, हक के लिए हम लड़ेंगे। संविधान हमें अधिकार देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्र का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो हम हमारे अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और हमारे अधिकारों को उपयोग करते हैं तो सरकार और हमारे अधिकारों को उपयोग करेंगे तो हम सरकार हमारे साथ गलत करेगी तो हम आवाज़ उठाएंगे और हम आवाज़ उठाते हैं हमारा हक लेने के लिए तो सरकार हमें नक्सलवादी घोषित कर देती है और उसी आधार पर वर्तमान में फिर इस तरह से कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस देश में जो गरीब आदिवासी दलित जो भी इस देश के शोषित वर्ग है, मैं आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण इस देश में जितने भी शोषित दलित गरीब जो भी लोग हैं कहीं न कहीं सबका शोषण हो रहा है आज। तो उन शोषण के खिलाफ जिम्मेदार कौन है? इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार जिम्मेदार है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। कुल मिलाकर बात एक ही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां नैतिक जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रही है, सरकार असफल हो रही है कहीं न कहीं। इसलिए अपनी किए कराए पे अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ये डीएनए की जांच, ये हिंदू, ये इस तरह से धार्मिक मामले उलझा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं हमारे जो भाईचारा है, क्षेत्र में भाईचारा है, देश में भाईचारा है, प्रदेश में भाईचारा, जो हमारी एकता कायम हो रही, इस कायम को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक डर इनको सता रहा है कि प्रदेश देश का आदिवासी जाग रहा है, अपने हक अधिकार के लिए बोल रहा है, अपना अधिकार क्या है वो समझ चुका है, अपना अधिकार लेने के लिए आगे आ रहा है। तो उनको कहीं न कहीं तकलीफ हो रही है कि इनकी ज़मीनें खिसकती जा रही है
और तो क्योंकि वर्षों से हमको बेवकूफ़ बनाया गया, बेवकूफ़ बना के हमारे अधिकार लूटे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम पढ़ लिख कर होशियार बने हैं, हम समझ पा रहे हैं, तो हम आगे आ रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं रोकने का ये तरीका अपना रहे हैं। तो जो मदन दिलावर जी ने उस वक्त किया था, उसके लिए भी मेरे से सवाल है मेरा, उसका जवाब किसी भी सूरत में उनको जवाब देना है कि नक्सलवाद क्या है, उसको लेकर मामला चलेगा। और वर्तमान में, अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं हम, तो हाल ही में इन्होंने फिर बयान दिया कि डीएनए वाला। तो सबसे पहले तो वो होते कौन है? हमारे स्वाभिमान पे सवाल करने वाले, हम पे सवाल करने वाले ये कौन होते हैं? किस संविधान के तहत इनको अधिकार दिया है किसी व्यक्ति के निजी ज़िंदगी पे या किसी के जो स्वाभिमान है उस पे सवाल करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है? तो ये संविधान का भी उल्लंघन किया इन्होंने। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रदेश की सरकार तात्काल तुरंत हरकत में आवे और इस मंत्री के खिलाफ में एक्शन लेवे। नहीं तो सरकार कहीं न कहीं, सरकार को ये देश का आदिवासी जाग रहा है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा और आगे आएगा, और आने वाले समय में कहीं न कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आपके यहाँ से पूरे देश के समाज, पूरे देश के आदिवासियों में एक आक्रोश फैला हुआ है। तो जो ये बयान दिया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, उनके प्रति आपकी जो क्या मुख्य मांगे हैं? मदन दिलावर जी ने जो अभी बयान दिया है, हमसे मांग करी है कि आप अपना डीएनए कराएं। तो इनसे सबसे पहले तो हम हमारा डीएनए, हमारा सैंपल हम लोग सारे देश के आदिवासी उनके घर भेज रहे हैं। पहली बात तो कि आप भाई, हम जांच करनी है, जांच आप कर, सवाल आप पूछ रहे हैं कि डीएनए के जांच कराओ, तो हम सैंपल भेज देते हैं, आप मशीन लगाओ, आप जांच करो हमारी। हम बाल भेजेंगे, नाखून भेजेंगे, ब्लड भेजेंगे, आप सैंपलिंग करके हमें बताएं कि हम कौन हैं और हम कौन है इसके पूछने वाले। आपने हमसे सवाल किया है तो पहली बात आप ही इस संविधान का उल्लंघन किया है। तो इस तरह से हम सैंपल, बाल, नाखून और खून हम भेजने वाले हैं। पूरे देश के आदिवासी भेज रहा है। हमारे कुछ युवा साथी और हमारे आदिवासी साथी उनके दफ्तर तक भी पहुंचे हैं, वहाँ खून बहुत सारे सैंपलिंग कर ली है और बहुत जल्दी सैंपलिंग वहाँ भेजने वाले हैं। तो इन्होंने जो हरकत करी है उससे अगर देश का आदिवासी मांग कर रहा है, एक तो वो पद से इस्तीफा दे और दूसरी बात वो माफ़ी मांगे, पूरे देश के आदिवासियों से माफ़ी मांगे। तो दोस्तों, इनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के मदन दिलावर है, उनका ये जो बयान दिया है उनके प्रति या तो वह अपने पद से इस्तीफा दें या फिर वह आदिवासी के समाज में बाकायदा शांतिपूर्ण माफ़ी मांगे। और जैसे इस तरह से इन्होंने कहा कि हिंदू कहाँ में, कि भाई आदिवासी हिंदू है, अगर हिंदू नहीं है तो डीएनए की जांच करके बताओ। तो एक सवाल में एक वाकया याद दिला देता हूँ। एक मणिपुर, हमारा देश का प्रदेश था, मणिपुर जल रहा था, वहाँ के आदिवासियों को मारा जा रहा था, उनके यौन शोषण किया जा रहा था, उनको जलाया जा रहा था। उस समय अगर आप आदिवासियों को हिंदू मान रहे हो तो उस समय आपका हिंदुत्व कहाँ चला गया था? उस समय आप लोग आगे क्यों नहीं आए, इनको क्यों नहीं बचाया? आप तो उनको वो मार रहे थे, मर रहे थे, वहाँ पे उस समय आप देख रहे, तमाशा देख रहे थे। और हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहा था और देश के सारे सत्ताधारी लोग उस समय आराम से घूम रहे थे। अगर हमें आप आदिवासी को हिंदू मानते तो वहाँ जाके इस दंगे को रोकना था, उन आदिवासियों को बचाना था। और दूसरी बात वही याद दिला देता हूँ मैं, उदयपुर की घटना है पूजा भील वाली। उस समय वो भी तो वो भील लड़की थी, क्या कंडीशन रही वहाँ पे? भील लड़की थी, उसको भाई बलात्कार किया गया, उनको टुकड़े 10 टुकड़े करके उनको फेंका गया। तब आपका हिंदुत्व कहाँ गया था? तब अगर आप हम आदिवासियों को हिंदू मानते हो तो उस समय भी आपने हमारे साथ में खड़े नहीं रहे। उस समय मदन दिलावर जी कहाँ चले गए थे? उस समय सरकार के जितने भी आज बोल रहे हैं तो वो चीज़ें कहाँ चलेगी? तो कहीं न कहीं एक ये तांडव, एक नाटक है, नाटक रचा जा रहा है कि हाँ, हिंदू के नाम पे हम आदिवासियों को बरकलाया जा रहा है और इस आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां और अपना घराना तैयार करने का काम ये सरकार के मंत्री लोग कर रहे हैं। जितने भी लोग हम आदिवासी को वास्तव में आप हिंदू मान रहे हो, आदिवासी हिंदू है, तो आप हमारे संकट में खड़े क्यों नहीं रहते हो साथ में? ये सवाल कर रहे हैं हम लोग कि अगर आप हमें हिंदू मान रहे हो तो एक भाई का जिम्मेदारी, एक हिंदू भाई की जिम्मेदारी क्या होती है? दूसरे भाई की सपोर्ट करे, उसके दुख सुख में, संकट में साथ में खड़ा रहे। तो जब हमारी बहनों को नोचा जा रहा था, मारा जा रहा था, यौन शोषण हो रहा था, तब आप तो कहीं थे ही नहीं। दूर दूर तक देश की, प्रदेश की, विदेश की यात्रा कर रहे थे, तब कौन से बिल में छुपे थे? तो ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप इस तरह से कहते हो
आप कहीं न कहीं सिर्फ एक दिखावे के लिए हमें हिंदू मानते हो, बाकी आपके नज़रिए में एक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हो। बाकी वास्तव में हिंदू अगर हिंदू आदिवासी को हिंदू मानते तो ऐसा नहीं करते। इसलिए आप भी मान रहे हो, हम आदिवासी पुरखाई धर्मपूर्वी हैं, पुरखाई व्यवस्था को मानते हैं, हमारी रूढ़िगत व्यवस्था है हमारी, और हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। और देश के सुप्रीम कोर्ट के 2011 का भी जजमेंट है और संविधान में भी निर्देशित है कि आदिवासी अपने आप में एक स्वतंत्र है और आदिवासी इस देश का मालिक है। देश के बड़े बड़े पद पे आसीन लोग बोल चुके हैं, इसके बाद भी ऐसे मंत्री बेतुके सवाल करते हैं, तो उन मंत्री को शर्म आनी चाहिए। और उनको जो आसन देने वाले हैं, उनको जो शरण देने वाले जो उच्च पदाधिकारी है, जो पार्टी है, उन पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे मंत्री को उस पद से इस्तीफा दिलाएं और आदिवासियों के मान सम्मान देवें और इज्जत देवें। वो आदिवासी इस देश का मालिक है। और मंत्री जी तैयार रहे कि हम सैंपल भेज रहे हैं। और मेरे 3 सवाल किए हैं। अगर आपने नक्सलाइट क्या है, इसका जवाब आपको देना है। और दूसरा, आपने हमें डीएनए का टेस्ट कराने की बात करी, तो हम सैंपल भेज रहे हैं, आप मशीन तैयार करें और सैंपलिंग करके हमें जवाब देवे। और तीसरा मेरा सवाल है इनको ये कि अगर आप आदिवासी को हिंदू मानते तो मणिपुर घटना, उदयपुर घटना, नीमच घटना, एमपी की घटना, ऐसी अनगिनत कितनी आदिवासियों के साथ में यौन शोषण हुआ है, प्रताड़ना हुई है, ये सारी जो घटना है उस समय आप हमारे साथ में खड़े क्यों नहीं रहे, उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से, और मंत्री जी ने जो भी किया है, अगर समय रहते सरकार हरकत में नहीं आती है, भजन लाल सरकार हरकत में नहीं आती है, तो आदिवासी आने वाले समय में अपना रूप दिखाएगा, एक मालिकाना रूप दिखाएंगे। और उसकी अगर कुछ भी ऐसे होता है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। यानी आपका मूलतः कहना है कि एक शिक्षा मंत्री होने के नाते एक शिक्षा मंत्री को अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दलों से या किसी राजनीतिक दायरे से। तो क्या एक शिक्षा मंत्री होने के नाते वह अपनी पद का निर्वहन सही से कर पा रहे हैं? ये सवाल और आपने मज़ेदार किया है। ये शिक्षा मंत्री होता है, एक सरकार बनती है, सारे एमएलएस होकर एक चुनाव होता है, 200 एमएलएस है, इनसे बन के उसमें वो एक बहुमत दल का नेता बनता है। उसके बाद इनकी एक सरकार बनती है, इनका एक कैबिनेट बनता है, सबको अलग अलग एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि भाई ये व्यक्ति शिक्षा का भार संभालेगा, कोई चिकित्सा का संभालेगा, कोई अलग अलग ऐसे जलदाय का है, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। तो मदन दिलावर जी को शिक्षा का भार सौंपा। अब आपने सवाल किया कि आप वो अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर मदन दिलावर जी अपना पद की जिम्मेदारी निभा पा रहे होते तो हमारे यहाँ पे राजस्थान के हर क्षेत्र में जाके, सरकारी स्कूल में जाके देख लो, आधे से ऊपर पद खाली है, छतें गिर रही है, बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, स्कूल तक पहुंचने के लिए रोड नहीं है, और वहाँ पे शिक्षण व्यवस्थाएं जो भौतिक सुविधा होनी चाहिए अंदर, वो सुविधा है ही नहीं। और सरकारी कॉलेज देख लो, बहुत सारे कॉलेज खंडर हैं। पूरे कॉलेज में क्या होना चाहिए, शिक्षा नीति क्या कहती है कि 20 विद्यार्थी पे 1 अध्यापक पढ़ाएगा, तो वो उसके आधार पर चले शिक्षा मंत्री, उस पर चल ही नहीं पा रहे। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि वो शिक्षा मंत्री अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो तो धार्मिक मामले में पड़े हुए हैं, उनको शिक्षा अपने पद यानी कि अपने पद का अपमान कर रहे हैं। हमारे प्रदेश का शिक्षा विभाग का जो पद है, उस पद का अपमान हो रहा है, गौरव अपमान हो रहा है। तो सरकार से जो उनके सरकार के मुखिया हैं भजन लाल जी, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को किसी कोई जिम्मेदारी ना देवें, और आप उनको बोलें कि अपनी जिम्मेदारी के साथ काम पूरा करें। और वो जिम्मेदारी निभा पा रहे होते, कितने युवा बेरोजगार हैं, हर क्षेत्र में निजीकरण बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, और हमारे युवा पढ़ पढ़ के कहीं न कहीं मजदूरी पे जा रहे हैं। तो आपने शिक्षा के लिए क्या किया है? कहीं न कहीं मजबूर होकर बच्चे प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। तो ये जो मंत्री जी है, अब ज़्यादा बार बार उनका नाम लेना भी मुझे उचित नहीं लगता कि शायद मुझे ये पहली बार ऐसा कोई मंत्री आया है वो अपना पद ही भूल गया है, और सरकार बने समय नहीं हो रहा है, और अपना पद भूल गया कि मैं जिम्मेदारी भूल गया है। तो ऐसे व्यक्ति को उस पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक खराब करने का काम करेंगे। ये हो सकता है ये सही शिक्षण दे पाए या नहीं पाए, शिक्षण व्यवस्था सही कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि दफ्तरों में अधिकारियों को सही अब खुद नहीं पता अधिकारी को क्या टैकल करेंगे। तो इसलिए ये उचित नहीं है जो शिक्षा मंत्री जो बनाया है, ये शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नहीं है, शिक्षा विभाग के लिए उचित नहीं है। और कहीं कि हमारा प्रदेश
जो शिक्षा का जो औसत आंकड़ा है, जो शिक्षा का जो प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है इनकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी। हमारे साथ चिखली ब्लॉक से 84 विधानसभा क्षेत्र से धनराज जी पधारे हुए थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ, या फिर उनके यूँ कहें कि उनके जो नैतिक कर्तव्य है उनके बारे में भूमिका अदा करने के लिए उनको एक छोटा सा मैसेज दिया है। मैं आप सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.